नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। गुजरात में महामुकाबला शुरू हो गया है, लेकिन इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रतिद्वंदी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो थे ही, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी है। और कहा यह जा रहा है जमीन पर, अगर आप लोगों से बात करें, और यह विश्लेषण इन सब पार्टियों का भी एक दूसरे के बारे में जो है वो जो छन करके निकल के आता है, वो ये है कि अगर हम विपक्ष की बात करें तो एक पार्टी है जिसके पास संगठन है, लेकिन वो हवा, मोमेंटम नहीं है, यानी कि कांग्रेस। एक तरफ एक पार्टी है जिसके पास हवा ही हवा है, लेकिन उस तरीके का संगठन नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी। और तीसरी तरफ है 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी लिए भारतीय जनता पार्टी, जो दावा करती है कि उसके पास दोनों है, लेकिन 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, यानी कि 27 साल से शासन चला रहे हैं। एक थकान हो जाती है, फैटीग हो जाती है। तो क्या यह देखने को मिलेगा इस बार, और कौन चुनौती देगा? अच्छा, इसी सब के चलते अब प्रधानमंत्री, जैसा कि आप जानते हैं, उनका एकदम तूफानी दौरा गुजरात का, उनका गृह राज्य है, वहां पर शुरू हो गया है। कैंपेनिंग लगातार चल रही है, आगे और भी होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री भी, तमाम मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, सबका बिल्कुल गुजरात में आ जाना और ब्लिट्सक्रीग जिसे कहा जाता है वो करना, इसका क्या मायने निकाले जाए? क्या ये बीजेपी का स्टाइल है कि हर जगह वो इसी तरीके से करते हैं, या इसके पीछे कुछ और मायने हैं? तो मुकाबला में आज गुजरात में बीजेपी की धुआंधार कैंपेनिंग शुरू, कॉन्फिडेंस की निशानी या घबराहट का इशारा? मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं हमारे विशेष अतिथि जयनारायण व्यास। आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं गुजरात सरकार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप किस तरीके से देखते हैं ये जो कैंपेनिंग हो रही है, शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री वहां पर हैं, ये बीजेपी का, आप तो बीजेपी को बहुत करीब से देख भी चुके हैं। इस बार जब तीन प्लेयर्स हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बार शायद, और विश्लेषक के साथ भी मैं जुड़ा हूं चर्चा पे, मगर एक बात बताई जाती है कि बीजेपी की अगर आप एनालिसिस करते हैं तो इनके पास 5 फैक्टर हैं जो परिस्थिति के मुताबिक वो कहीं भी प्ले कर सकते हैं, और 5 एम है। 5 एम्स मीन्स मैन, मसल, मनी, मीडिया एंड मशीन। ये 5 फैक्टर का कहां कैसे उपयोग होगा, उसके ऊपर इनका भविष्य निर्भर है। हालांकि बीजेपी में अगर आप देखें आज, तो जो शिस्तबद्ध पार्टी कही जाती थी, जहां कोई इस तरह के एकाध दो जगह विरोध के सुर उठे, सही था, मगर बाकी कोई आमने सामने आ नहीं जाते थे। वहां आज बड़ौदा देखिए, बोटाद देखिए, कई ऐसी जगह हैं जहां बीजेपी आज अपने ही लोगों से विरोध का सामना कर रही है। तो बीजेपी भी अभी आज की बात आप करें तो उतनी कंफर्टेबल स्टेट में नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के पास जमीनी जो सूझबूझ होनी चाहिए, शायद उनको उनकी जरूरत है, और इसके नहीं होते हुए एक तरह से मुश्किल में है। दूसरा इनका फैक्टर है कास्ट फैक्टर। एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग पूरा पार्टी का कब्जा जमा के बैठे हैं, और उनका जो अभियान है वो ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल के, अपने कास्ट के लोगों को वोट उसमें टिकट दिलाना है। और कांग्रेस में अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है। तो ये देखते हुए कांग्रेस आज भी, अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि दे आर बैटल वर्दी नहीं है। उनको अगर बैटल वर्दी बनना है तो आने वाले 5-7 दिन में दे विल हैव टू टाइटन द बेल्ट, clear the direction, and come out of this so-called caste factor, wherein some of their leaders are still in for giving tickets to particular caste people only. So I think Congress के पास संगठन तो भाजपा के जितना नहीं है।
कांग्रेस के पास पैसा भी शायद उनके भारतीय जनता पार्टी के जितना नहीं है। मीडिया का जहां तक सवाल है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हम अगर मसल और मशीन की बात अभी भूल भी जाए तो भी ये 3 कंपार्टमेंट में कांग्रेस और जो तीसरा दल है उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, तीसरा दल ने शुरुआत तो धमाकेदार की थी, मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया आई थिंक दे आर लूजिंग द ग्राउंड। सो तीसरे दल को मैं उतनी गंभीरता से नहीं लेता हूं। कहीं किसी को हराने का काम कर सकते हैं, बाकी उनको 5 या 7 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक बात ये कही जाती है कि वो आम आदमी पार्टी बी टीम बन करके उभरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि इस बार कुछ विश्लेषक जो हैं उनका ये कहना है कि ऐसा रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी की अर्जित होगी सिर्फ आम आदमी पार्टी के बदौलत, क्योंकि वो वोट काट देंगे। उससे संकेत जी मैं उससे सहमत नहीं हूं। हाँ। क्योंकि ये उतने नहीं है पावरफुल कि कांग्रेस को, अगर भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ जीत होती है तो या तो उनकी खुद के बलबूते पे मैंने जो 5 फैक्टर कहे उसकी वजह से होगी, या तो फिर कांग्रेस की कहीं ना कहीं गुफिंग अप कैपेसिटी जो है, हाथ में आया कैच छोड़ देने की, उसकी वजह से होगी। ये इसको आप थोड़ा सा विस्तार करेंगे इस बात का, ये जो आपने विश्लेषण किया है कि या तो बीजेपी की जीत अपनी वजह से होगी या कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से होगी? देखिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इसका मतलब आप वैसा फैक्टर नहीं मानते हैं कि वो डैमेज कर दें? नहीं, और अभी तो इलेक्शन आते आते जो भी है उसमें भी कितना वो बचा पाएंगे उनका एक, देखिए आपने विस्तार से बताने का बोला तो एक इनकी मजबूरी कहो या मर्यादा कहो, सब दिल्ली से हैंडल होता है। लोकल ऑर्गेनाइजेशन से शायद ही वो कुछ करते हैं। जयनारायण जी, यही तो आरोप बीजेपी पर भी है, सब दिल्ली से हैंडल हो रहा है। वो बात अलग है कि दिल्ली वाले जो हैं वो गुजरात से ही गए हैं, लेकिन उसमें देखिए संकेत जी, उसमें एक फर्क है। जो दिल्ली वाले दोनों सज्जन हैं वो गुजरात की एक एक कंस्टिट्यूएंसी की महीन से महीन बातें और एक एक इंसान की महीन से महीन बातें जानते हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए सच नहीं है। इसलिए अगर गुजरात दिल्ली से भी होता है तब तो जब तक ये दोनों हैं तब तक गुजरात को डिसएडवांटेज नहीं रहेगा जो आम आदमी पार्टी को है। जी, जयनारायण व्यास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्लेषण अब देखना ये होगा कि कितनी बात जो है वो कहां तक सही रहती है जब नतीजा आएगा। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपके विश्लेषण के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे बाकी मेहमानों का। प्रवीण राम है आम आदमी पार्टी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, कात्यायनी चतुर्वेदी जी बीजेपी से और पीकेडी नाम्बियार, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके जो विचार हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुरुआती वक्तव्य के आप लोगों के लिए ओपनिंग कमेंट्स आप लोगों से ले लेते हैं, क्योंकि अभी आपने जयनारायण व्यास जी का सुना। पहले वो बीजेपी में थे, अभी थोड़े से कटे कटे से नजर आते हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने अपना एक ओपिनियन, आप यूं समझ लीजिए कि अपनी नजर में उन्होंने एक निष्पक्ष विश्लेषण किया है कि कौन कितने पानी में है। तो शुरुआती वक्तव्य आप सब लोगों का। मैं टॉपिक एक बार फिर से दोहरा दूं, गुजरात में बीजेपी की धुआंधार कैंपेनिंग शुरू हो गई है। ये कॉन्फिडेंस की निशानी है या घबराहट का इशारा है? जी कात्यायनी जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। संकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने सवाल किया कि ये कॉन्फिडेंस है या घबराहट, तो मैं कहती हूँ कि जी हाँ, कॉन्फिडेंस है। और घबराहट किस बात की? 27 साल से सत्ता में है और हमने लगातार देखा है कि किस तरह से काम किया है। 2002 से मोदी रहे वहां पर। गुजरात की जनता पारखी है, उनको हीरे की परख है, उनको समझ है। और जिसको आप कहते हैं कि धुआंधार जो कैंपेनिंग कर रही है वो कहीं उनकी घबराहट तो नहीं है। ये एक शैली है भारतीय जनता पार्टी की, प्रचार की, अपने मुद्दों को, अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की। और घबराहट उसको होनी चाहिए जिसके पास न संगठन है, न नेता है, न नीति है और न ही नीयत है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 27 वर्षों में काम करके दिखाया है और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का होम ग्राउंड है। मुझे लगता है उनको तो बिल्कुल ही इस बात की घबराहट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संशय उन लोगों को हो जिनके पास, मैंने पहले भी कहा कि ना नेता है, ना संगठन है, ना नीति है और ना ही नीयत है।
आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, अभी मैं कुछ देर पहले सुन रही थी, आम आदमी पार्टी बात करती है, कांग्रेस पार्टी बात करती है, जो कहीं है ही नहीं है, उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये आत्मविश्वास है, घबराहट तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कात्यायनी जी, वापस आता हूं आपके पास। प्रवीण राम जी, आपका विश्लेषण। तो मैं एनडीटीवी का आभार व्यक्त करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। और जो पहले अभी बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी को आत्मविश्वास है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को आत्मविश्वास है कि यदि फिर से हम सत्ता में आ गए तो गुजरात में हम और पेपर कैसे लीक करेंगे। उसको आत्मविश्वास है कि मोरबी जैसी घटनाओं फिर कैसे गुजरात में हो, उसका मैनेजमेंट करेंगे। क्या बीजेपी का आत्मविश्वास, क्या काम कब से चल रहा है बीजेपी का आत्मविश्वास है? बीजेपी बौखलाहट में है। जो अभी सभाएं कर रहे हैं, जो सभी लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं डर आ गया है। और जो बात बता रहे हैं कि विकास हुआ, एक बार गुजरात में आके युवाओं से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, किसानों से पूछिए, गुजरात की जनता से पूछिए, कितनी बार पेपर लीक हुआ। गुजरात के लोग, गुजरात के युवा नाराज है। यहाँ की यदि किसान की बात की जाए तो किसान परेशान है ये सरकार से। साथ ही में मोरबी वाली जो घटना हुई, ये मोरबी वाली घटना दहशत फैलाने वाली घटना थी। ये बीजेपी के राज में करप्शन इतनी हद तक चला गया कि लोग का देहांत, लोग यहाँ कहीं न कहीं मरने लगे हैं। ये जो मोरबी वाली घटना, परवीन जी, आपका 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। आलोक शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, शुरुआती वक्तव्य के लिए आपका 1 मिनट शुरू होता है। अब फिर से टॉपिक दोहरा दूं, गुजरात में बीजेपी की धुआंधार कैंपेनिंग शुरू हुई है। ये कॉन्फिडेंस की निशानी है या घबराहट की ओर इशारा? संकेत जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने शुरुआत की है कि 3 पार्टियां यहां पर हैं, यहां पर कोई 3 पार्टियां नहीं। केवल और केवल एक तरफ गांधी और सरदार पटेल की विचारधारा है और दूसरी तरफ फासीवादी विचारधारा है जो केवल डिवीजन की बात करती है। दूसरा कोई यहां पर कोई मुद्दा ही नहीं है। केवल एनडीटीवी को आम आदमी पार्टी दिख रही है। ईशान गढ़वी अपनी सीट, मैं अभी राजकोट में बैठा हूं, खंबालिया से भी जमानत नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। मैं एनडीटीवी पे संकेत भाई के शो में मुकाबला में कहकर जा रहा हूं। केवल वोट काटने के लिए आए हैं ये लोग, चाहे वो ओवैसी जी हो और चाहे आम आदमी पार्टी। अब मुद्दा आता है कि वास्तव में इस बार कौन सी सरकार के क्या मुद्दे रहेंगे। 3C मॉडल है गुजरात में। एक है करप्शन, दूसरा है कमीशन और तीसरा है क्रिमिनलाइजेशन। यही 3 मुद्दे हैं जो भाजपा लेकर चलती है और भाजपा गवर्नमेंट इन्हीं के ऊपर पूरी तरह से रहता है। ठीक, और उसी का जीता जागता उदाहरण मोरबी। जी बिल्कुल। आप अपनी बात विस्तार से बता लीजिएगा आगे जब चर्चा शुरू करेंगे। पीकेटी नाम्बियार जी, मैं समझता हूं ये जो इलेक्शन है, गुजरात का इलेक्शन, ये कोई एक डिफाइनिंग मोमेंट होने वाला है। आपको पता है कि 32 साल लगभग वामपंथी दल वेस्ट बंगाल में राज किए थे। उसका रिकॉर्ड तोड़ने का इस इलेक्शन हमें सबको दिखा दिया जाएगा कि ये इलेक्शन उस रिकॉर्ड को तोड़ने में। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात के अंदर 27 साल कोई भी गुजरात का जनता अगर एक पार्टी को बराबर बार बार अगर चुनकर लेके आया हुआ है, कोई एंटी इनकम्बेंसी ना कोई फैटी कहीं पे जमीन पे दिख नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से तो ये तो इट्स वन साइडेड गेम है। और दूसरी तरफ जो दोनों पार्टी जो आप जिसके जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस, या अगर आप कहीं पे भी कोई भी चर्चा देखते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक ऑपोजिशन में कौन बैठेगा, इसके ऊपर एक इलेक्शन हो रहा है एक तरह से। अदरवाइज बीजेपी की तरफ से मैं समझता हूं दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी अ मच बेटर एंड अ वेरी मोर एंड मोर प्रोस्पेक्टिव इलेक्शन इट्स गोइंग टू बी। जी बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये चर्चा और विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने सुना, आलोक शर्मा जी ने एक खुला दावा किया है यहाँ पर इस कार्यक्रम में। मैं आलोक जी को आमंत्रित भी करूंगा 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, और नतीजे रोचक रहेंगे। देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग अपना विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जब प्रमाण प्रस्तुत होगा तो उसके बाद फिर एक अलग किस्म की चर्चा शुरू हो सकती है। बहरहाल चर्चा जारी रखेंगे और इसी मुद्दे पर कि बीजेपी का ये जो कैंपेनिंग जो शुरू हुई है, ये धुआंधार कैंपेनिंग है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? स्टाइल या घबराहट? मुकाबला जारी रहेगा।
तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। कात्यायनी जी और परवीन राम, एक एक करके मैं आपके पास आना चाहता हूं कांग्रेस के विश्लेषण पे, जिसमें आलोक जी का यह कहना है, कात्यायनी जी, कि लिख लो, लिख के ले लीजिए जमीन पर, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है और मुकाबला हम दोनों के बीच में ही है, और जनता का गुस्सा जो है वो एक चीज साफ कर देगा कि हवा किसकी तरफ है। जी चलिए, इन तीनों बातों की बात उन्होंने जैसा पहले कह दिया, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। हाँ। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस भी कहीं मुकाबले में नहीं है। आप सोचिए ना, जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस के युवराज, गुजरात को छू भी नहीं रहे हैं, दूर दूर से निकल जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने पहले से ये मान लिया है कि गुजरात हमारे पास नहीं आने वाला है। और रही बात गुजरात के लोगों की परेशानी, तो गुजरात के लोग पारखी हैं। उन्होंने 27 सालों में देखा है गवर्नेंस किस तरह से चलती है, और इसी को देखते हुए उन्होंने फिर से ये मन बना लिया है, तय कर लिया है कि गुजरात में अगर कोई है तो बस और बस भारतीय जनता पार्टी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने जो सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की क्या ये घबराहट है, स्टाइल है, मैं कहती हूँ यह भारतीय जनता पार्टी की शैली है। वो किस तरह से वो कहीं भी किसी भी प्रदेश में प्रचार करते हैं, जाते हैं चुनाव में, तो इसी तरह की उनकी शैली होती है, और लोगों से मिलने जुलने का और अपनी नीतियों को पहुंचाने का यह तरीका है। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 2/3 मेजॉरिटी उनकी जो आ रही है वो उसके लिए खड़े होते हैं। उससे कम अगर कहीं होता है तब उनको जरूर ये सोचना होता है, वो विचार करती है भारतीय जनता पार्टी की क्या हो गया। 2/3 मेजॉरिटी तो हमारे पास है, आप देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिए, 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस चुनाव नहीं, लेकिन कात्यायनी जी, मैं जरा अगर आप इजाजत दें, मैं याद दिला दूं, दिल्ली का 2015 का चुनाव और दिल्ली का 2020 का चुनाव, मुझे अच्छे से बयान याद है, बीजेपी के 2/3 बहुमत ला रहे थे। एक चुनाव में 3 सीटें आई, दूसरे में 8। ऐसे ही तमाम मुकाबले, पश्चिम बंगाल 2021 की बात कर लेते हैं, वहां भी 2/3 बहुमत आ रहा था। तो आप 2/3 बहुमत जो है वो कॉन्फिडेंस के तौर पर बोलती जरूर है बीजेपी, लेकिन उसका 100% स्ट्राइक रेट नहीं है आपका। नहीं, मैं कह रही हूं कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये काम हमेशा, ये जो अब ये 5वां मौका है जब मीडिया और तमाम चैनल, आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि घबराहट को एक विषय बनाते हैं और मर्सियां पढ़ना शुरू कर देते हैं। होता क्या है उससे, इससे पहले भी आप लोगों ने कहा था कि 3 लड़के आ गए हैं जी, 17 में तो धमाल कर देंगे, और अब तो देखना कि गुजरात की तस्वीर बदल जाएगी, जो रिजल्ट आएंगे अलग होंगे। हुआ क्या? चूचू का मरब्बा निकले। तो इस तरह से आप अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं, मोदी का होम ग्राउंड है गुजरात। गुजरात के लोगों की जो समझ है, उनको अच्छी तरह से पता है कि देश में किस तरह के मापदंड गुजरात ने तय किए हैं, किस तरह के सेट किए हैं, और वो लोगों के लिए मिसाल कायम हुई है। तो गुजरात नहीं, आप पिछली बार जीते जरूर, ये आपका कहना सही है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती जरूर, लेकिन एक ऐसे राज्य में जो कि गृह राज्य जिसकी आप बात कर रही हैं, वहां डबल डिजिट में आ गई थी बीजेपी, 99 जीत। देखिए, मैं एक बात, संकेत जी, शायद आप भूल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का नाम, उनकी कार्यशैली, उनकी नीतियां, उनकी नीयत ऐसी है जिसके बल पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो जीत तो उनकी झोली में आती स्टेट में क्यों और नहीं? ये टोन सेट करना ना, संकेत जी, ये मीडिया का काम है। मीडिया हर बार ये टोन सेट करती है। ये टोन सेट करती है कि अरे ये देखिए, अपनी ही जगह पे इस तरह की शिकस्त, अरे मोदी और भारतीय जनता पार्टी तो लगता है घबरा गई है, इसलिए ताकत झोंक रही है। अरे गजब की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो भ्रष्टाचार का पैसा उठाकर लाकर गुजरात चुनाव में लगा रही है, उस पर बात करिए। अरे तो नहीं, सब चीज पे बात होगी ना। अब धुआंधार कैंपेनिंग आपकी शुरू हुई है, तो इस वजह से आपकी पार्टी की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी पर भी चर्चा करेंगे, उस बहस में आपको भी बुलाएंगे। जब दिल्ली के करप्शन शैली बीजेपी की हमने किसी और राज्य में नहीं देखी कि हम दिल्ली में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर तमाम डिबेट्स हो रही हैं। अगली जब डिबेट होगी तो मैं आपको जरूर निमंत्रित करूंगा कि आप आएं और आप बिल्कुल, धन्यवाद है आपका, बिल्कुल धन्यवाद है आपका। अभी तो आप जब जीत में हम 150 सीटें लेकर आएंगे, उस पर भी बुलाइएगा और हम सब मिलकर भी मिठाई खाएंगे। एकदम सब 150 ले आइए, लेकिन ये जान लीजिए 182 ही है विधानसभा। सब नहीं लाएंगे, 500-600 नहीं, भारतीय जनता पार्टी लाएगी, भारतीय जनता पार्टी ला रही है। सब 150 लाए जा रहे हैं। हाँ, मैं परवीन राम जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि अभी आलोक जी ने एक चीज बोली। उन्होंने ये बोला कि हम लोगों को इस कार्यक्रम में या इस चैनल में आम आदमी पार्टी बहुत दिखती है, और आम आदमी पार्टी जमीन पर हमको बहुत दिखती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनका ये कहना है और उन्होंने दावा किया है नहीं, देखिए, कि ग्राउंड पर आप कहीं नहीं टिकेंगे, आपके चीफ मिनिस्टीरियल का चेहरा जो है वो भी हार जाएंगे। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की शैली ऐसी रही है
कि वो कभी न सर्वे में आए हैं। जब दिल्ली की आपने अभी बात जताई कि दिल्ली में भी सब लोग ऐसा बोल रहे थे, भाजपा वाले ऐसा बोल रहे थे कि हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं, तो क्या हुआ? बहुमत नहीं, 2 डिजिट के आंकड़े भी क्रॉस नहीं कर पाए। 3 सीट आई, दूसरे बाद 7 सीट आई। तो अभी तो ये बोलेंगे क्योंकि उसको डर लग रहा है कि, और ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे नहीं है, तो उसका मतलब तो ये है कि आप अभी ग्राउंड पे गए ही नहीं। एक बार ग्राउंड पे जाके देखो आम आदमी पार्टी कितना लोगों के बीच विश्वास बना बैठी है, और वो तो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और अभी बड़े बड़ी बातें, तो अच्छा है कि ये भाजपा के प्रवक्ता 200 के ऊपर सीट नहीं बोलते हैं, बाकी इसका तो कोई पता नहीं है तो 200 से ऊपर भी बोल देते। इसको इतना पता है, 182 में से हाँ ये बोल देते। ये बीजेपी वाले हैं, उसके पास बहुत कॉन्फिडेंस है, ये 200 से ऊपर भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ठीक है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस होना जरूरी बात है, हाँ। किंतु इतना भी कॉन्फिडेंस होना कि दूसरे लोग कोई ग्राउंड पे ही नहीं है, तो ये तो अच्छा, आपको नहीं लगता है कि यही बात आपकी पार्टी के लिए भी हो सकती है कि कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना, इतना भी हवा ना बना डालिए जितनी हो भी ना। हम कॉन्फिडेंस में यूपी में विश्व कीर्तिमान बनाया था जमानत जब्ती का। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया जमानत जब्ती का। गोवा में जमानत जब्त तो पंजाब में आपने कौन सा इतना अवार्ड ले लिया? पंजाब में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? पंजाब ये की स्थिति देख रहा है पूरा देश सर, पंजाब की स्थिति भी पूरा देश देख रहा है। नहीं तो ये गुजरात की स्थिति देख रहा है पूरा देश ना, मोरबी वाली घटना देख रहा है पूरा देश, 190 लोग मृत्यु हुए, वो देख रहा है पूरा देश। घटनाएं जो है वो त्रासदी होती हैं, मोरबी की घटनाएं जो होती हैं वो त्रासदी होती हैं, और कोई बचा नहीं है, आप ये भी जान लीजिए। देखना ये चाहिए कि जो घटना के पीछे जिम्मेदार है उसको कोई बचा तो नहीं रहा है, और यही विषय बड़ा है कि उसको कोई बचा नहीं रहा है। और ये भी सुन लीजिए कि इसमें जो भी लोग शामिल थे वो बचेंगे नहीं। ये गुजरात में ही संभव है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। भ्रष्टाचार करके पैसा लाके गुजरात में लगाने का काम दिल्ली में देखा है लोगों ने, भ्रष्टाचार की किस तरह से वीडियोस आउट हुए थे। देखिए अब मेरी बात सुनिए। मोरबी वाली घटना में कोई बचा नहीं है तो पहले ताकत बताइए, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था इन व्यक्ति का पहले एफआईआर में नाम दर्ज कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। देखना ये चाहिए कि जिम्मेदार कौन था इसके पीछे, उसको कोई बचा तो नहीं रहा है। और आपको बचा ही रहे ना, पता है ये कि कोई बचा नहीं रहा है, बल्कि चुन चुन के उनको सजा देने का प्रावधान जो है उस पर काम हो रहा है। नहीं, चुन के उनको बचाने का काम हो रहा है। जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसका नाम भी यदि एफआईआर में आप दर्ज नहीं करवाना चाहते और ऐसा बोलते कि हम किसी को बचा नहीं रहे तो क्या बात है? और आप बता रहे हैं कि हम वहां लोगों को बचाने के लिए गए थे। जब यह घटना हुई तब अच्छा चलिए रुकिए, एक सेकंड पीकेडी नाम्बियर, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपके पास आऊंगा और आपको भरपूर समय दूंगा, कहीं आपको ऐसा एहसास ना होने लगे कि मुझे तो समय ही नहीं दिया, भरपूर समय। लेकिन आलोक जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। अव्वल तो सारी पार्टियों की सारी ग्राउंड प्रेजेंस, जो कोई रैली हो रही है या कुछ हो रही है या जो भी वास्तविक स्थिति है उसकी अगर आपको, चाहे मोरबी हो चाहे और कोई प्रकरण हो, उसकी अगर आपको रिपोर्ट देखनी हो तो आप एनडीटीवी के कार्यक्रम जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक पार्टी दिखाई दे रही है, हमें सब दिखाई दे रहे हैं। आपके नेता राहुल गांधी आने वाले हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यही सवाल पलट के मैं आपसे पूछूं कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी प्रेजेंस को लेकर के कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में है, या आपको भी एहसास होता है कि 27 साल चुनौती देने के बाद भी आप, ठीक है विपक्ष में जरूर थे लेकिन आप सत्ता पर नहीं आ पाए गुजरात में, और इस बार आपको क्यों कॉन्फिडेंस है? देखिए संकेत भाई, हम सत्ता पर नहीं आ पाए ये सच बात है, लेकिन ये भी सच है कि 2002 से लेकर अभी तक हमारी नंबर ऑफ सीट्स लगातार बढ़ी, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि 27 साल तक हम सत्ता से बाहर रहने के बाद भी आज बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। और मैं आपको ये प्ले कार्ड दिखाकर जा रहा हूं एनडीटीवी पर, आम आदमी पार्टी की 0 सीट आएगी, और इसको मैं चाहूंगा कि जब भी आपके साथ शो करूंगा 8 तारीख के बाद, इसको जरूर हम चलाएंगे। इनके जो कैंडिडेट सीएम के हैं वो भी पूरी तरह से अपनी जमानत नहीं बचा पाए। ये क्या है? ये आपका एग्जिट पोल है क्या? आम आदमी पार्टी 0? मेरा एग्जिट पोल है। और संकेत भाई, एनडीटीवी को मैं बहुत सम्मान करता हूं, और मैं एनडीटीवी पर आकर दोबारा इस टॉपिक पर बात करूंगा। अब बात आती है
कि कहां पर विकास हुआ, कहां पर नहीं हुआ। बीजेपी ने इस पूरे राज्य को 27 साल से बंधक बना रखा है। 10,000 करोड़ का कर्जा था इस राज्य के ऊपर जिस टाइम पे मोदी साहब यहां पर सीएम बने, और आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया मोदी साहब की सरकार ने जो गवर्नमेंट का हो। टोटल प्राइवेटाइजेशन, टोटल ठेकेदारी प्रथा, पूरा राज्य उसके अंदर डुबो दिया इन्होंने। अकेला राज्य है जो 6,000 स्कूल बंद करके बैठा है। तमाम राज्य कहेंगे हमने इतने स्कूल खोले, गुजरात का रिकॉर्ड है कि 6,000 स्कूल उन्होंने पूरी तरह से बंद किए हैं। ईशान गढ़वी की मैंने कहा कि खंबालिया सीट पर जमानत नहीं बचेगी, और बीजेपी इस बार 60 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। कांग्रेस 125 का आंकड़ा पूरी तरह से पार करने जा रही। अच्छा, एक बार फिर से बता दें, मैं जरा नोट डाउन कर लूं, ये जरा आसानी होगी। 8 दिसंबर को कांग्रेस कितना? 100, कांग्रेस 125 पार, 125 प्लस। बीजेपी 60 पार नहीं होगी, और बीजेपी का मैक्सिमम 60। और आम आदमी पार्टी, एक बार वो तख्ती फिर से दिखा दे जरा, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, ये तख्ती में दिखा के जा रहा हूं आज एनडीटीवी। अच्छा चलिए, और ठीक है। उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे लोग, हाँ। और उत्तराखंड में क्या हुआ संकेत भाई? वो कर्नल आलोक जी, उत्तराखंड में तो आप भी सरकार बना रहे थे। नहीं, देखिए हम भी सरकार बना रहे थे, हमारी गलतियां रही। हाँ। हमने जीता राज्य गंवा दिया, हमारी अच्छा गलतियां चलिए, रही। पीकेडी नाम्बियार, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रवीण जी चिंता मत कीजिए। हाँ, प्रवीण जी और कात्यायनी जी को भी एक मौका देंगे इस एग्जिट पोल पर जवाब देने। ये एग्जिट, देखिए इलेक्शन कमीशन से एग्जिट पोल मना है। प्रवक्ता है वहां पर। संकेत जी, एक सेकंड, आलोक जी अपनी बात खत्म कर लें। आलोक जी बात खत्म कर लें पहले। कात्यायनी जी रुकिए, अपनी बात खत्म कर लें। कहना चाहूंगा कि जो इनके उत्तराखंड के जो इनके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सीएम के थे, आज वो बीजेपी के उत्तराखंड के प्रवक्ता हैं। वो गोवा में इनके सीएम कैंडिडेट जो थे, गोवा में भी सरकार बना रहे थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ठीक है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन ऐसे वायदे नहीं होने पीकेडी चाहिए। नाम्बियार और उसके बाद प्रवीण राम और कात्यायनी। फोटो अपने पीछे से ऑफिस से हटा दें और गुजरात में आकर आप वोट मांगे, आपको नैतिक अधिकार नहीं। जी एक पीकेडी नाम्बियार बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज जी मुझे नाम्बियार जी का जवाब, उसके बाद प्रवीण। बिल्कुल, धन्यवाद संकेत जी। संकेत जी, गुजरात का इलेक्शन और बाकी जो हर स्टेट का इलेक्शन में थोड़ा सा अलग है। एक तरफ से आपने जैसे आपका जो टॉपिक है, जो बीजेपी कोई घबराया हुआ है क्या, बीजेपी हर इलेक्शन अगर आप देखते हो तो मैं कहता हूं 24/7 365 डेज अगर कोई राजनीतिक दल कोई हिंदुस्तान के अंदर हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है तो सिर्फ बीजेपी है। तो मुझे ये सुनकर भी अच्छा नहीं लग रहा है जो टॉपिक है कि जब बीजेपी चाहे केरल में हो या तेलंगाना जहां पे सिर्फ 2 सीट है, जैसे आपने कहा, जैसे वेस्ट बंगाल में जहां पे कुछ साल पहले तक तो बीजेपी तो का नामो निशाने नहीं थे, आज 77 सीट में आ गया। वो तब आता है कि जब कैडर पार्टी है, जब एक कैडर पार्टी जब इलेक्शन में उतर जाते हैं, उनके पास तो जैसे व्यास साहब का जो आपका पहले इंटरव्यू ले रहे थे, मैन, मशीन, मनी and of course the support of the media, everything is there, then it becomes an overall campaign बन जाता है। जहां तक बीजेपी जो काम 27 साल के बाद, उन्होंने मनी भी बोला था, मनी गप कर गए आप। फिलहाल मैं वो आपके लिए छोड़ा है कि मैं मनी पावर भी तो होता ही है कि एक पार्टी अगर बड़े पार्टी है। अच्छा, दूसरी चीज, आपको मेरा टॉपिक पसंद नहीं आ रहा, मैं आपको टॉपिक दोहरा दूं। आपने एक ही चीज टॉपिक में पकड़ा, टॉपिक पूरा है कॉन्फिडेंस की निशानी या घबराहट का इशारा। अब आप घबराहट शब्द देख रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो कॉन्फिडेंस भी कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बीजेपी हर जगह पे, अगर आप कोई भी पिछले 30 वर्षों का जो इतिहास अगर भारतीय राजनीति का अगर आप पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जब बीजेपी जब छोटे थे, आपको देखते हो तो 92 से लेकर अगर आप देखते हो, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ वो हर इलेक्शन को लेते हैं। मैंने जिसलिए कहा है कि जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के इलेक्शन में भी अगर आपने देखा होगा लगभग 12 बड़े बड़े सभा इवन प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो जबकि उधर तो कुल मिलाकर 2 सीट है बीजेपी का। हाँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह से देखने की जगह ये जरूर है जो इलेक्शन इस बार और पिछली बार का इलेक्शन 2017 का इलेक्शन अगर आप गुजरात के अंदर देखोगे तो पाटीदार मूवमेंट थे और अहमद पटेल, शंकर सिंह वकेला, इस तरह के जो लोग थे, बट कभी भी तब भी 99 सीट तो आपका कहना है कि पिछली बार धुरंधर होने के बावजूद और एक आंदोलन होने के बावजूद 99 ले आए, इस बार वो सब आया था। और तीसरी बात, एक बात
ये हमेशा ये देख लेना है कि आप राजनीति के अंदर एक बड़े चेहरा, और जो चेहरे को जरूर लोग एक तरह से एस्पिरेशनल फिगर को देखते हुए लोग वोट करते हैं। मैं खुद 13 दिन कम से कम मैंने गुजरात में ऑलमोस्ट हर जगह पे ट्रैवल किया था। इवन जो न्यू जनरेशन वोटर्स है संकेत जी, जिसको आप कहते हैं पहली बार जो वोट करने वाला, वो जो नई तौर पे सोचते हैं, एक रेबेलियन की तरह सोचते हैं। जब भी अगर आप कहीं पे भी अगर आप इलेक्शन में जाके देखते हो, तो आप तो बहुत जाते हो, आप देखते हो तो उनके अंदर कहीं ना कहीं होते है कि यार एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक फीलिंग होता है। हाँ। पहली बार मैंने गुजरात में ऐसे देखा जहां पे कोई रेबेलियन तो छोड़ अब ये दो, देखिए, इस पर भी अपने आप में एक चर्चा होगी कि अब आप उसी तरीके के युवा वर्ग को देख रहे हैं जो आपकी 4.5 लाख युवा वर्ग इस जी। बार प्रवीण जी को लास्ट वर्ड दे दें जरा, वक्त एकदम खत्म हो चला है। प्रवीण जी, आपका रिस्पॉन्स, आप जरा जवाब दे दें। एक तो पीके नाम्बियाल जी पर, और दूसरा अभी आलोक जी ने पार्टी में आलोक जी ने नंबर दिए हैं। कांग्रेस को 125 प्लस, बीजेपी को 60 के अंदर और आम आदमी पार्टी को 0। देखो, पहली बात तो टीवी में देखते हैं आम आदमी पार्टी, उसके अलावा और कहीं नहीं देखता। ये सच्चाई है, आलोक जी ने सही बताया। ट्विटर पे नहीं, ट्विटर और देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये दिलचस्पी है कि कांग्रेस वाले हमने इतना सीरियस ले रहे, और कांग्रेस वाले जो मेरे प्रिय मित्र है, उसने जो प्रेडिक्शन किया वो मैं स्वीकार करता हूं कि उसका प्रेडिक्शन सही हो, उसके लिए, कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया है कि 5 से कम सीट कांग्रेस की आ रही है, तो शायद 0 पे न चली जाए। हम तो भगवान से आम आदमी प्रार्थना पार्टी, करते हैं अरविंद केजरीवाल तो झूठ बोलने के लिए तो माहिर है, उनको तो भारत रत्न क्या नोबेल प्राइज भी मिलने वाला है कुछ दिन के अंदर। सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं कह सकता उसको, तो मैं तो कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस भी कोई नहीं कहेगा उसको, सिर्फ ये बोलते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन। कहीं सुना है सेल्फ सर्टिफिकेशन? उसका महाराजा है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी आप जो बोल रहे हो कि गुजरात में मैं गया युवाओं से मिला, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए गुजरात के युवा की वेदना को समझिए। ये बात बता रहे कि युवा आ रहे हैं, वो बीजेपी से खुश है। क्या बीजेपी की ही रणनीति और बीजेपी का ही पल्ला भारे करने के लिए आप बैठे हैं? क्या बीजेपी की तरफदारी करने के लिए बैठे हैं? यहाँ की युवाओं की क्या आवाज है? यहाँ पेपर लीक हुए, वो क्या आपको नहीं दिखा? उधर के युवाओं की आवाज आप गुजरात में कितना युवा परेशान है, वो आपको नहीं दिखता? आपको तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफदारी करने की दिखती है। ये बात मुझे सही नहीं लगती है। आप बीजेपी की तरफदारी करने के लिए बैठा है तो बैठिए, किंतु गुजरात के युवाओं की ये बात मत कीजिए कि गुजरात के युवा। अच्छा, चलिए, अब वक्त खत्म हो चला है। लास्ट में भाजपा ने क्यों लागू किया? एक सेकंड, 10 सेकंड के क्लोजिंग कमेंट। एक सेकंड प्लीज, शांति। मुझे बताइए, दर्शकों को ऐसे बात समझ में नहीं आती। शांति, एक एक करके। कात्यायनी जी 10 सेकंड, उसके बाद आलोक शर्मा। जल्दी मैं कहती हूँ प्रवीण जी, आपको नाम तो याद होगा कंचन जरीवाला, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया खाली ये कह के कि जब मैं जनता के बीच में गया तो लोगों ने कहा कि देशद्रोही पार्टी हो तुम, तो भ्रष्टाचारी हो, तुमको हम क्या वोट देंगे, भयभीत होके। और सच में ये भय है कि आप लोगों ने दिल्ली की हवा को दूषित कर दिया। गंगा, माफ कीजिएगा, यमुना तो मैली की मैली रह गई, सफाई हो नहीं पाई। आप लोग जो इधर आ रहे हैं, स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं, दिल्ली के लोगों का जीना दुभर करके। और परेशानी इस बात की भी है कि आप लोग परेशान 2017 में भी थे कि जीएसटी आ गई है जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया। उस सूरत में आपने कहा जो बिजनेस हब गुजरात है, सूरत जिसका मुख्य बिंदु मान लीजिए बिजनेस का, वहां के लोग। आलोक जी क्लोजिंग कमेंट प्लीज। को देखकर ये दिखा, आलोक जी क्लोजिंग कमेंट। वक्त खत्म हो रहा है। संकेत भाई, ये हाईकोर्ट का कल का ऑर्डर है, गुजरात हाईकोर्ट का, जिसमें मोरबी के ऊपर पूरी सरकार के ऊपर फटकार लगाई है। और एक फोटो में और दिखा रहा हूं, ये वो सूरत का शवदाह है जो कोरोना में पिघल कर गिर गया था। इसके बाद भी अगर बीजेपी वोट मांगने की हकदार है, तो मैं समझता हूं लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। बीजेपी जा रही है, बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता है, और कांग्रेस आ रही है। 8 दिसंबर इस बार सरकार गांवों से बनेगी, शहरों से नहीं बनेगी। 8 दिसंबर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और इस पर भी एक चर्चा जब गुजरात का दौरा शुरू होगा उसमें हम लोग करेंगे कि कहां से कितना वोट किसको जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या एक अलग मिजाज है, और शहरी इलाके जो हैं गुजरात के, क्या वो दूसरी तरीके से सोचते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा।
गुजरात की स्थिति देख रहा है पूरा देश ना, मोरबी वाली घटना देख रहा है पूरा देश, 190 लोग मृत्यु हुए वो देख रहा है पूरा देश। घटनाएं जो है वो त्रासदी होती हैं, मोरबी की घटनाएं जो होती हैं वो त्रासदी होती हैं और कोई बचा नहीं है, आप ये भी जान लीजिए। देखना ये चाहिए कि जो घटना के पीछे जिम्मेदार है उसको कोई बचा तो नहीं रहा है, और यही विषय बड़ा है कि उसको कोई बचा नहीं रहा है। और ये भी सुन लीजिए कि इसमें जो भी लोग शामिल थे वो बचेंगे नहीं, ये गुजरात में ही संभव है। सर्टिफिकेशन उसका महाराजा है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी आप जो बोल रहे हो कि गुजरात में मैं गया युवाओं से मिला, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए गुजरात के युवाओं की वेदना को समझिए। ये बात बता रहे कि युवा आ रहे हैं वो बीजेपी से खुश है, क्या बीजेपी की ही रणनीति और बीजेपी का ही पल्ला भारे करने के लिए आप बैठे हैं? क्या बीजेपी की तरफदारी करने के लिए बैठे हैं? यहाँ की युवाओं की क्या आवाज है? यहाँ पेपर लीक हुए वो क्या आपको नहीं दिखा? उधर के युवाओं की आवाज आप